अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम वी ट्यूशंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 6 किया था और आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और उसके बाद हम उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये चैप्टर फिर एंड हो जाएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी समझाया था और आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में जितनी एनर्जी स्टार्ट से है वही एंड तक रहेगी। उसको टोटल एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकते, ना ही उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, in the case of interconversion, the total mechanical energy of a system remains constant। जब भी हम interconversion का जिक्र करेंगे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, जब इंटर कन्वर्जन हो रही होगी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की, तो जो हमारा ओवरऑल सिस्टम होगा उसकी टोटल एनर्जी सेम रहेगी। क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। When an object is at rest, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, it possesses potential energy due to its position। मतलब रेस्ट में होगा एट अ हायर पॉइंट, अपने ग्राउंड लेवल से ऊपर उसकी पोजीशन में होगा, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। As the object starts to move or fall, potential energy is gradually converted into kinetic energy। जब फॉल होना शुरू होगा, फ्री फॉल में आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, which is another form of energy। At any given point during the motion, the sum of potential energy and kinetic energy remains constant। आप चाहे उसके फॉल के दौरान आप इस पॉइंट पे उसका टोटल निकालें या और नीचे पॉइंट पे निकालें या उससे भी नीचे, किसी भी गिवन पॉइंट पे आप टोटल एनर्जी जब भी निकालेंगे वो कांस्टेंट ही आएगी। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकली इसको ड्राइव कर लेते हैं। पेपर के लिहाज से ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए और क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है तो इसको हमने सॉल्व किया। अच्छा, इसको ड्राइव करने के लिए हमने जो प्रीवियस डेरिवेशन की है उसी को आगे लेकर चलेंगे, जो हमने इस डायग्राम की मदद से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी की रिलेशंस हमने फाइंड आउट की थी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की क्या रिलेशन आई थी हमारे पास? एम जी एक्स माइनस एफ एक्स। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन आई थी एम जी एच माइनस एफ एच। और एक बात मैंने आपको समझाई थी लास्ट लेक्चर में भी कि ये जो x है और ये जो h है ये बेसिकली एक ही चीज है, ये डिस्टेंस को शो कर रहे हैं दोनों। h मतलब हाइट, x मतलब जो डिस्टेंस कवर किया, और ये दोनों जब एक ही चीज को शो कर रहे हैं यानी कि डिस्टेंस को, तो इनके अलावा अगर हम बाकी अरेंजमेंट देखें वेरिएबल्स की दोनों फॉर्मूलाज में वो सेम है। तो अगर हम इन दोनों को किसी एक ही वेरिएबल से डिनोट कर दें तो क्या ये दोनों रिलेशंस हमारी इक्वल हो जाएंगी? इसको चेक करते हैं। If we consider h as a distance x, h equals to x consider कर लें हम इसे, तो both equations become, दोनों इक्वेशन बन जाएंगी हमारी एम जी एक्स माइनस एफ एक्स। तो जब दोनों इक्वेशंस एक ही बन गई तो इसका मतलब है कि दोनों जो हमारी एनर्जीज हैं वो इक्वल है। मतलब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती जा रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होती जा रही है। Some examples of conservation of energy from everyday life। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है आपके। इलेक्ट्रिक बल्ब की एक सिंपल एवरीडे लाइफ से एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक बल्ब हम सबके घरों में होता है। When an electric bulb is turned on, electrical energy from the power source is converted into light energy and heat energy। जब इलेक्ट्रिक बल्ब हम टर्न ऑन करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है पावर सोर्स में वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, जिससे हमें रोशनी मिलती है, और हीट एनर्जी में, क्योंकि बल्ब हीट अप भी होता है, गर्म भी होता है, तो वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। The electrical energy supplied to the bulb is transformed into light energy which allows the bulb to produce illumination। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है लाइट एनर्जी में तो वो अलाउ करता है बल्ब को इल्यूमिनेट करने को, मतलब रोशनी फैलाने को।
अच्छा, फॉसिल फ्यूल टू हीट एनर्जी। फॉसिल फ्यूल हम सबके लिए बहुत जरूरी है डेली लाइफ में। पेट्रोल बहुत जरूरी है, जो हम जिनसे गाड़ियां और पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चलता है। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल या नेचुरल गैस, उनके अंदर पोटेंशियल केमिकल एनर्जी होती है। When fossil fuels are burned in a furnace or a stove, the chemical energy is converted into heat energy through combustion. जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं उस प्रोसेस को कंबशन प्रोसेस कहता है। तो जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो वो कन्वर्ट होता है, फॉसिल फ्यूल के अंदर की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और ताकि वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल बन सके। उसके बाद स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो पहले रेलवेज में चलते थे, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन ज्यादा चलती हैं पूरी दुनिया में, बट पहले स्टीम इंजन चलते थे। स्टीम इंजन का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। इन अ स्टीम इंजन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कोल और अनदर फ्यूल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी थ्रू कंबशन। अगेन कंबशन का प्रोसेस होता है इसमें। फ्यूल सोर्स से अनदर फ्यूल सोर्स से, जैसे कोल से ज्यादातर चलता था, कोल से कन्वर्ट की जाती है हीट एनर्जी में। कोल को जलाया जाता है और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके कंबशन इंजन को, स्टीम इंजन को चलाया जाता था। The heat energy is then used to convert water into steam, which possesses both potential energy and kinetic energy. वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके भी किया जाता था, और उसके अंदर बोथ पोटेंशियल एनर्जी भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी, हीट एनर्जी को। अच्छा, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, किन सोर्सेज से हमें एनर्जी मिलती है? तो विंड एनर्जी, हवा के जरिए हमें एनर्जी मिलती है। विंड एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय यूजिंग विंड टर्बाइंस दैट कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर। आपने विंड टर्बाइंस देखे होंगे, जो पंखे की तरह एक होते हैं, फैन की तरह। तो जब उनपे विंड प्रेशर लगता है, विंड एनर्जी उनपे टकराती है उनसे, तो क्या होता है, वो विंड टर्बाइंस ऐसे मूव करते हैं, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। When the wind blows, it causes the turbines blades to rotate. उनके blades rotate होते हैं, converting the kinetic energy of the wind into mechanical energy. काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है, विंड क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो विंड की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है थ्रू टर्निंग ऑफ टर्बाइंस ब्लेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेकंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर पावर। Hydroelectric power is generated by utilizing the gravitational potential energy of water stored at a height. Again, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी चीज को एक हाइट पे रखते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है, वाटर को एक हाइट पे स्टोर किया जाता है ताकि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकें, ताकि उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा डैम्स वगैरह बनते हैं जो कि इस लोकेशन, ऐसी लोकेशन उनके लिए चूज की जाती है जो कि थोड़ी हाइट पे हो और पहाड़ी इलाके हो, तीन तरफ पहाड़ियों, एक रिजर्वायर बन रहा हो जहां आप वाटर इजिली स्टोर कर सकें। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स क्रिएटिंग रिजर्वायर वेयर वाटर इज स्टोर्ड। अब क्योंकि एक हाइट पे वाटर स्टोर होता है, तो जब हम उन रिजर्वायर्स का मुंह खोलते हैं, तो जब वाटर नीचे की तरफ फ्लो होता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी वाटर एनर्जी कन्वर्ट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, या ये कह लें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। अगेन फॉसिल फ्यूल का कॉन्सेप्ट, फॉसिल फ्यूल जो कि हमारे बहुत एंशियंट जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनकी जो फॉसिल्स हैं उनसे मिलता है हमें। और फॉसिल फ्यूल जिसमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस शामिल है, इनकी मदद से हम हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इन पे चल रहा है, और नेचुरल गैस हमारे घरों में आती है। न्यूक्लियर एनर्जी, अगेन न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू न्यूक्लियर फिजन। फिजन रिएक्शन होता है विच इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जिसमें न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को हम स्प्लिट करते हैं, और वो ज्यादातर एटम यूरेनियम का होता है या प्लूटोनियम का होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। इस तरह न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द फिजन प्रोसेस रिलीजेस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जब फिजन प्रोसेस होता है, और पॉइंट टू बी नोटेड कि फिजन प्रोसेस सन के अंदर भी होता है, सन के अंदर भी, क्योंकि वहां से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है, हीट एनर्जी।
Geothermal energy. Geothermal energy utilizes heat energy from Earth's interior. Geothermal energy क्या होती है? अर्थ के जो इंटीरियर में हीट एनर्जी है वो यूटिलाइज करता है. Geothermal power plants extract steam or hot water from underground reservoirs. जो अंडरग्राउंड reservoirs हैं वाटर के, वहां से हॉट वाटर या स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. Then we have solar energy. As we all know, solar energy is very common these days. Solar energy is obtained from sun's radiation. सूरज की रोशनी से या सूरज की शुआओं से हम सोलर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. उनको दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके हम अपने हिसाब से यूज करते हैं. फोटोवोल्टाइक सेल्स, जिन्हें पीवी सेल्स कहते हैं, और सोलर पैनल्स कैप्चर सनलाइट एंड convert it directly into electricity through the PV effect. तो जो ये सोलर पैनल्स होते हैं वो डायरेक्टली सनलाइट को कैप्चर करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. देन टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स से हमें एनर्जी मिलती है. टाइड्स मतलब जो लहरें होती हैं पानी में. टाइडल एनर्जी इज derived from gravitational pull of moon and the sun causing the rise and fall of tides. क्योंकि जो टाइड्स होती हैं समंदर में, लहरें वगैरह होती हैं पानी में, वो मून की या सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है उनकी वजह से होती हैं. ये टाइड्स बनती हैं, कभी ज्यादा राइज होती हैं, कभी फॉल होती हैं. टाइडल पावर प्लांट्स यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ टाइड्स. तो मूवमेंट ऑफ टाइड्स से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है उनको यूटिलाइज करके दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारे लिए यूजेबल बनाया जा सके उन्हें. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. और यहाँ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया. और नेक्स्ट चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद. और इस चैप्टर में आई विल चेक अगर कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे ऐसे हैं जो रह गए हैं, क्योंकि हमने पास्ट पेपर में ऑलरेडी इनको सॉल्व करवा दिए काफी न्यूमेरिकल्स. अगर कुछ रहते होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उन न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी इज ऑलवेज ओपन. और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको आती रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.